जंग जिंदगी का हिस्सा जरूर हो सकती है, जिसमें जीत है, हार है, खुशी है, गम है। देख बेटी, इस लड़ाई में हम सब तेरे साथ हैं, पर ये तू जिस रफ्तार से दौड़ रही है ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं तू हम सबसे इतने आगे ना निकल जाए कि तुझे पकड़ना मुश्किल हो जाए। हाँ, तुम सच कह रही हो, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि ये लड़ाई मुझ पर थोपी गई है, और इस लड़ाई में मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। जब इंसान का दिल, जब उसका शरीर, जब उसकी आत्मा जख्मी होती है ना, और वो अपने दुश्मनों के चेहरों पर हंसी देखता है, तो उसके अंदर एक गुस्से की ज्वाला भड़क उठती है, और वो चाहता है कि वो अपने दुश्मनों को इस गुस्से की ज्वाला में भस्म कर दे। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मेरे दुश्मन बहुत ही ताकतवर हैं। वो मुझे मिटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और उनकी हर कोशिश, उनकी हर चोट मेरे जख्मों को एक बार फिर हरा कर देती है। मेरे अंदर एक बार फिर बदले की चिंगारी भड़क उठती है। माँ, नम्रता और अधिकारी को जब मैं देखने गई थी ना, तो उनकी हालत देखने लायक थी। बेबस, मजबूर, सलाखों के पीछे, पर कटे परिंदों की तरह। लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हैं, और उन दोनों को बर्बाद करने में अगर मैं खुद खो जाऊं या मुझे कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े, तो मुझे मंजूर है। क्योंकि विनोद ठाकुर ने मुझ में जो चिंगारी भड़काई है, वो उसे जलाने के बाद ही दम लेगी। मां, मैं ये नहीं जानती कि मैं उन दोनों का क्या हश्र कर पाऊंगी, या मैं ये भी नहीं जानती कि इस लड़ाई में मैं कितनी आगे निकल जाऊंगी, या मैं वापस आ भी पाऊंगी या नहीं। हेलो प्रकृति। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटे, आओ ना बेटे, अंदर आओ। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आया? नहीं नहीं बेटे, तुम गलत वक्त पर नहीं, एकदम सही वक्त पर आए हो। बल्कि ऐसे वक्त में आए हो जब तुम्हारी सख्त जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम वो खिवैये हो जो मझधार में फंसी हुई कश्ती को पार लगा सकते हो। अच्छा बेटे, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तो जनाब ये बताइए, कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, पहले मुझे मुबारकबाद दो। मुबारकबाद किस बात की? अरे भाई, इतना बड़ा मुकदमा जो जीता है मैंने। हाँ, अच्छा तरीका है मुबारकबाद लेने का। एनीवे, कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशंस टू यू। माँ क्या कह रही थी? कभी कभी माँ क्या कहती है मेरी खुद समझ में नहीं आता। प्रगति, माँ भी तो यही चाहती है कि तुम्हारी खुशियां फिर से लौट आएं, तुम हमेशा खुश रहो। तो क्या मैंने तुम्हें गम दिया है, दुख दिया है, मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है? नहीं प्रगति, तुमने आज तक किसी को गम नहीं दिया, दुख नहीं दिया, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुमने दूसरों की तकलीफें अपने सर लेकर दूसरों को खुशी बांटी है। मगर क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है?
शिकायत तो अपनों से होती है, गैरों से नहीं। तो फिर खुलकर बताओ, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं होती? चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवेयास रहता हूं। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। तुम आज इतनी चुप क्यों हो? गौरव, तुम्हें इन लोगों से डर नहीं लगता? किन लोगों की बात कर रही हो तुम? अब मैं किन लोगों की बात करूंगी? वही जो हमारे दुश्मन हैं। दीपाली, वो अगर सिर्फ मेरे दुश्मन होते ना तो शायद मैं उनसे डर भी जाता, लेकिन वो तो पूरे समाज के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, इस देश के दुश्मन है। उनसे डरने का मतलब है हमें इस समाज से प्यार नहीं, इंसानियत से प्यार नहीं, अपने देश से प्यार नहीं। ये सब ठीक है गौरव, लेकिन तुम मेरी एक बात मानोगे? कहो। अब इस तरह से रोज कॉलेज से देर से वापस जाना हमारे लिए ठीक नहीं। वैसे भी तुमने अपने सारे साथियों को घर भेज दिया है, अब तुम्हें इस तरह अकेला पाकर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो दीपाली, इस बारे में हम लोग काफी बहस कर चुके हैं। उन लोगों को जो मुझे करना था वो तो कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? बट गौरव, ये क्या हो? हाँ भाई। चल चर्बी निकाल के उसकी। राम राम। यार इसी गाड़ी से बाहर निकलो तो क्या गर्म होता है। तुमको गर्म हो रहा है? चल छोड़ो, ये तुम्हारे हाथ पांव निकालने की सुपारी मैंने ली। क्या मेरे आदमियों ने ये काम तो कुछ आधा ही कर दिया, लेकिन तुम्हारे बदन में जो चर्बी है ना वो अभी तक कम नहीं है। धंधे की बात है, समझा कर। देख, तू अपना कहना मान ले, और अगर तू अपना कहना नहीं मानेगा तो ये तेरे हाथ, तेरे पांव, कुछ भी तेरे पास नहीं रहेगा। ये तो क्या, तू भी नहीं रहेगा, और ये जो तेरा सामान है ना, तो ये बहुत सामान की तो हम वो हालत कर देंगे, देखने वाले अपनी आंखें फोड़ देंगे, समझा? ठीक है। क्या तू मेरा नाम नहीं जानता है ना? जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। तू मेरा नाम जानता है? तू मेरे को बता, तू मेरे को बता मेरा नाम क्या है, बता ही दे, चल बता। तुम्हारा नाम जगताप है ना? ये तू तो मेरा नाम, तू मेरा नाम इसको मेरा नाम किसने बताया? तो भाई आपका नाम कौन नहीं जानता भाई? चलो, नाम जानता है तो काम भी जानता ही होगा, क्यों? हाँ, तुम अपनी फौज लाए हो मुझे धमकी देने के लिए। ये तुम्हें नहीं, ये फौज तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए तो एक आदमी काफी है, आदमी का एक छोकरा काफी है, क्यों? एक छोकरा अगर काफी होता मेरे लिए तो मुझे मारने के लिए 4 छोकरे नहीं भेजते तुम। गलती हो गई, क्षमा करा, माफी चाहता हूं, हमसे भूल हो गई। ये गलती हमसे कैसे हुई? देखो जगताप भाऊ बोलो, क्या है? बरवाटा अच्छा लगता है, बोलो। देखो, जो सुपारी तुमने ली थी मुझे मारने के लिए, उसके जख्म अभी तक के भरे नहीं। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हारे आदमी मुझे मार नहीं सकते, लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहता। खत्म? अरे बोलो यार, बोलते जाओ, वो तो सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई जख्मी शेर बोल रहा है। बोलो। मैं जख्मी शेर जरूर हूं, हाँ,
मगर एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। हाँ। अपना कारोबार बंद कर दो और अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के यहां से चलते बनो। देखो, इस वक्त तुम्हारे अलावा यहां कोई और होता ना, खैर छोड़ो। मैं एक बात मानो, वही बात कहने के लिए मैं तो इधर आया। तो कॉलेज को छोड़ दो। क्या? ये कॉलेज छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो। देख, मुंबई के सबसे बेस्ट एकदम वेरी गुड कॉलेज में मैं तेरा एडमिशन करा के लाया। वो फॉर्म दे रहे, तेरे एजुकेशन का, पढ़ाई लिखने का जो भी खर्चा है ना, वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ, बंकस नहीं करा, पूरा खर्चा मैं करूंगा। तू खाली अपने को आवाज दे, समझा? पकड़। अरे बस यार, तुम दे ही क्या सकते हो मुझे? हराम की कमाई के पैसे या सोसाइटी को गंदगी, ज्यादा से ज्यादा मौत। एक बात तुम समझ लो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाला, ना तो कोई तुम्हारी लालच में आने वाला हूं। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारे पैसे पे। मुन्ना, मुझे नहीं लगता ये अपनी बात मानेगा। तुमने गलती किया, हम इधर आए। काम कर, उल्टू कर दे। जगदाप, इस वक्त तेरी खोपड़ी मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर है। अगर मैंने ट्रिगर दबा दिया तो तेरा भेजा हवा में उड़ जाएगा। जगताप, अपने प्यादों से बोल के हथियार नीचे डाल दे। हथियार डाल दे। और अब इनको बोल के गाड़ी में वापस जाकर बैठ जाएं। गाड़ी में बैठ। एक बात और जगताप, तेरी जान बख्शकर यह एहसान मैंने तुझ पर आज ये आखिरी बार किया है। अगर मैं चाहता तो इस वक्त यहां पुलिस भी आ सकती थी। एक छोटा सा एनकाउंटर होता और तेरी लाश एक लावारिस कुत्ते की तरह सड़क पर पड़ी होती। तुझे आयला, तुझे बाहर है ना भाई, मास्टर का मार्गदर्शन तो बाहर है, सामने, तभी तो मुकाबला होगा। सही वक्त आने पर मैं तेरे सामने भी आ जाऊंगा। जगताप, घबरा मत। अभी ये भौंकना बंद कर और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जा। चल जा। विकास भैया, विकास भैया, आप क्या कर रहे हैं? तेरे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा गौरव। अभी तुम दोनों चले यहां से। मगर विकास भैया, देख गौरव, डर के मारे इस लड़की का क्या हाल हो गया है। चलो बाकी बात है। बस बेटा, बस थोड़ी देर के बाद हो रही है। ये तुम्हारा दूध भी तैयार, और ये इसे इसमें किसी का हाथ जल जाए तो उस पे हंसना बुरी बात है, मगर क्या करूं, मैंने इस तरह दूध बनाते किसी को पहले नहीं देखा है। लाओ। बेटा, कुसुम, ये तो कमाल हो गया। तुमने तो आते ही इसे संभाल लिया। सच पूछो कुसुम, तो जब भी ऐसा मौका आया, जब ये रोने लगा, तो मैं तो बहुत घबरा जाता हूँ। घबराहट में या तो दूध गिर जाता है, या दूध की बोतल, या फिर ये हाथ जल जाता। प्रैक्टिस नहीं है ना करण, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है, ये तो अपने आप ही हो जाता है। वैसे भी ये काम औरतों का है, कुदरत ने इसकी जिम्मेदारी औरतों को दी है। तुम ये जिम्मेदारी मुझे दे दो करण।
कुसुम, अगर तुम ये जिम्मेदारी लोगी तो तुम्हें यहाँ पर रोज रोज आना पड़ेगा। करण, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे आना और जाना ना पड़े? ये कैसे मुमकिन है कुसुम? मुमकिन है करण। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तो जीने का सहारा भी दे दो, जीने का एक मकसद दे दो। कुसुम, मैं जिस तूफान से डरकर उससे दूर भाग रहा हूं, तुम उसी तूफान को मेरे करीब लाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तुम इस तूफान से इतना डर क्यों रहे हो? मेरे पास इस तूफान से डरने की वजह है। क्या? कुसुम, मैं आम हालात में इस दुनिया में आने वाले इंसानों में से नहीं हूं। मेरी पैदाइश इस दुनिया पर एक बदनुमा ताक है। ये तूफान कुछ उड़ा कर ले जाए या ना ले जाए, लेकिन इज्जत की चादर जरूर उड़ा कर ले जाएगा। ये तूफान बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत खतरनाक। जिसका जन्म खुद एक तूफान है, उसे तूफान से क्या डर? प्रगति, तुम कब आई आप? आई तो अभी अभी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ। प्रगति, मैं करण, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सुनो। जब तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मुझे मिला ना, मुझे ना सिर्फ हैरानी हुई, बल्कि मुझे दुख भी हुआ इस बात का। मैं ये सोच रही थी कि इस रेजिग्नेशन लेटर का क्या किया जाए। तब अचानक माँ जी आई और उन्होंने मुझसे ये रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लिया। और फिर उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जो ना एक सास कह सकती है और ना ही एक माँ। उनके अंदर छुपी हुई औरत ने खुलकर मुझे बताया, विनोद ठाकुर जैसा शैतान किसी भी हालत में कुसुम जैसी मासूम और शरीफ लड़की के काबिल नहीं। देखो करण, आदर्श और झूठी परंपराओं के चक्कर में तुम कोई गलत फैसला मत कर बैठना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, उसके खिलाफ लड़ना तुम्हारा हक है। और फिर कुसुम के साथ भी तो अन्याय हुआ है। उसने आज तक जो कुछ भी खोया है, विनोद ठाकुर की वजह से खोया है। एक बात याद रखना, तुम दोनों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है विनोद ठाकुर के खिलाफ। करण, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुसुम ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। अगर उसे इंतजार है तो बस तुम्हारे फैसले का। राजेश। अरे मोदी साहब, आप? सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवा लिया होता। नहीं, कोई बात नहीं। राजेश, मैं तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता हूं। कहिए ना सर। क्या बात है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। राजेश, तुम तो जानते हो कि मैं हर बात को लाइटली कहने की कोशिश करता हूं। इसे मैंने अपनी आदत बना लिया है। फिर भी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मामले आ जाते हैं जिन्हें लाइटली नहीं लिया जा सकता। खासकर
बात जब औलाद की हो। मोदी साहब साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? राजेश, अनिल 2 साल के लिए अमेरिका जा रहा है। अनिल 2 साल के लिए अमेरिका जा रहा है? तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर सिर्फ सोचने से क्या होगा? ये काम तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए ना। और फिर कोई रुकावट भी तो नहीं? रुकावट है राजेश। कैसी रुकावट है? राजेश, अनिल और मीना ने फैसला किया है कि जब तक तुम्हारी और प्रगति की शादी नहीं होती, वो दोनों भी शादी नहीं करेंगे। और यही मेरे लिए प्रॉब्लम है। ये तो सचमुच बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, और इसका कोई ना कोई हल निकलना ही चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए सर, अनिल और मीना से मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उन दोनों को। मोदी साहब, हर इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने अपने हालात होते हैं। बस राजेश, यही बात तुम उन दोनों को समझा दो। राजेश, तुम्हारे और अनिल के दम से मीना ने एक खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाया है। फिर भी है तो वो दिल की मरीज। अनिल के बगैर 2 साल तक जिंदा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम किसी भी तरह उन्हें समझा बुझाकर शादी के लिए रजामंद कर दो। राजेश, वैसे भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। ये और एक एहसान मुझ पर कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब, आप इत्मीनान रखिए। अब ये मेरा प्रॉब्लम है, इसे मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। थैंक यू राजेश, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा खुशनसीब हूं प्रगति कि मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी खुशी, मेरा गम कोई मेरा चेहरा देखकर ही पढ़ सकता है। और ये इस बात का सबूत है कि किसी को मेरी इतनी फिक्र है। इस बात का कोई शक ही नहीं है कि जितनी फिक्र मैं तुम्हारी करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा तुम मेरी करते हो। मैं यहाँ तक कह सकती हूँ कि मैंने अभी गम महसूस किया और तुम्हारे चेहरे पर उसके आसार नजर आने लगते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता है वो किसके लिए है? अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये क्या बात हुई? बात ही कुछ ऐसी है। साफ साफ बताओ क्या बात है? प्रगति, ये बात तुमसे करना बहुत जरूरी है, मगर मैं सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। जब तुम ये बात मुझसे करने ही वाले हो तो जहां चाहे शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो। प्रगति, अनिल 2 साल के लिए अमेरिका जा रहा है। मोदी साहब ये चाहते हैं कि अनिल के अमेरिका जाने से पहले मीना और अनिल की शादी हो जाए। इसका मतलब है कि जल्द से जल्द उन दोनों को शादी करनी चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है प्रगति। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि इन दोनों ने ये फैसला किया है कि मैं जानती हूँ कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं होती, उन दोनों की शादी नहीं होगी।
बड़ा अजीब सा फैसला कर लिया है इन दोनों ने, और दोनों इस फैसले से हटने को तैयार भी नहीं है। प्रगति, तुम तो जानती हो कि मीना दिल की मरीज है और अनिल उसका इलाज कर रहा है। मीना के लिए बहुत जरूरी है कि अनिल हमेशा उसके साथ रहे। तो राजेश, तुम मीना को समझाओ ना कि वो अपनी ये जिद भूल जाए। सिर्फ मीना को समझाने से काम नहीं चलेगा प्रगति, डॉक्टर अनिल को भी समझाना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं कि अनिल को मैं समझाऊं? कोशिश तो कर सकती हो। राजेश, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। मुझे नहीं लगता कि अनिल और मीना हमारी बात मानेंगे। प्रगति, फिर मैं मोदी साहब की परेशानी का क्या करूं? वो खुद आए थे मेरे पास। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मगर जितना सोचता हूं मामला सुलझने की जगह और उलझ जाता है। मोदी साहब अपनी जगह पर ठीक है। मीना उनकी इकलौती बेटी है, क्योंकि वो दिल की मरीज है। डॉक्टर अनिल का साथ रहना बहुत जरूरी है। मोदी साहब की परेशानी तो जायज है। प्रगति, ये परेशानी सिर्फ मोदी साहब की नहीं है। मीना और अनिल हमारे दोस्त भी तो हैं। दोस्त होने के नाते उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो इस परेशानी का एक हल है मेरे पास। मैं बुरा क्यों मानूंगी? क्या हाल है? हमें एक झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ? हाँ प्रगति, मैंने सुना है कि अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए कोई झूठ बोला जाए तो वो झूठ सच से भी महान होता है। प्रगति, हम दोनों को एक झूठ बोलना ही पड़ेगा। I'm sorry। अगर तुम्हें कोई संकोच है तो मैं चलता हूं। राजेश, तुम मेरा जवाब नहीं सुनोगे? राजेश, अनिल और मीना को इस सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए हमें अंगूठियां बदलनी ही पड़ेगी। हाँ राजेश, और कोई तरीका नहीं है। अनिल और मीना के दिल में हमारे लिए जो प्यार है, उसकी खातिर हमें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि जो हकीकत हमारी जिंदगी में बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, वो आज झूठ बनकर आ रही है। प्रगति, जहां तक मेरा सवाल है, मैं दीवानगी के उस मुकाम पर खड़ा हूं जहां से मुझे झूठ भी सच से कम दिखाई नहीं दे रहा। राजेश, आज मुझे पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस बात को हम झूठ का नाम दे रहे हैं, वो झूठ नहीं है। बस
ये सच्चाई मेरे मकसद और मेरे कसम के आड़े आ रही है। राजेश, आज मैंने तुम्हारे सब्र के आगे सर झुका दिया है। काश मैं इसका इकरार भी तुम्हारे सामने कर सकती। डॉक्टर साहब, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं सिर्फ एक कंपाउंडर नहीं हूं, मैं एक इंसान भी हूं। और चूंकि मैं इंसान हूं तो इस नाते अपने सीने में एक दिल भी रखता हूं, और चूंकि एक दिल रखता हूं तो उस दिल के अंदर कई तरह के जज्बात भी रहते हैं। और आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब कि शायर का और जज्बातों का चोली दामन का साथ होता है। यार तुम कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ कहो। डॉक्टर साहब, अभी तक आप ये नहीं समझे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? नहीं। डॉक्टर साहब, आप देखिए, ये आपको मेरी ये वीरान वीरान आंखें, ये बिखरे बिखरे बाल, ये उदास उदास चेहरा, इससे भी कुछ समझ में नहीं आ रही बात। सागर, मुझे तो बस तुम्हारे बाल नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सही बात यह है कि तुम्हारे बाल बहुत कम हो गए। कंघी कर लो, कुछ समझ जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब तो बालों को कंघी देख के शर्मा जाती है, लेकिन इन आंखों का क्या करूं, इस चेहरे का क्या करूं? यार सागर, तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम आप हैं डॉक्टर साहब। मैं? जब से मैंने सुना है कि आप अमेरिका जा रहे हैं 2 साल के लिए, तब से न दिन में चैन है न रात को आराम है। देख सागर, एक तो ये कि मैं हमेशा के लिए तो जा नहीं रहा हूं, 2 साल के लिए ही जा रहा हूं। और दूसरी बात यह कि जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा डॉक्टर आ जाएगा, तुझे क्या परेशानी होगी? देखिए डॉक्टर साहब, इस शहर में लाखों बाप हैं, लेकिन सब मेरे बाप तो नहीं हो सकते। एक दिन के लिए दुनिया भर के डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन हर डॉक्टर आपकी तरह तो नहीं हो सकता। फिर भी सागर, तू कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब कि मैं एक शायर हूं, और शायर अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा परेशान होता है। दूसरों से तेरा मतलब? दूसरों से डॉक्टर साहब, दूसरों से मेरा मतलब यह है। सागर, बेल बजी है, लगता है कोई आया है। हाँ, बेल बजी है, कोई आया है, लेकिन मैं आपको पहले ये तो बता दूं डॉक्टर साहब। बेल? ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब वो जज्बात। सागर। अनिल। हाय मीना। अनिल, मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? क्या हुआ? एक हैरत की बात हो गई, अनहोनी होनी हो गई, नामुमकिन मुमकिन हो गया। अरे तो बताओ तो सही, क्या हुआ? राजेश और प्रगति। राजेश और प्रगति? हाँ, राजेश और प्रगति दोनों शादी के लिए राजी हो गए। क्या? ओ मीना, अब तो हम लोग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो ना, अब हम दोनों भी शादी कर सकते हैं, और उसके बाद तुम ठाठ से मेरे साथ अमेरिका चल सकती हो। क्यों? अनिल, मैं देख रही हूँ कि तुम दूल्हा बने हुए हो। और मीना, मुझे तो सहरे के फूल की महक अभी से आ रही है। और मेरे कानों में शहनाई की आवाज़ें गूंज रही है। मीना, मैं देख रहा हूं कि तुम दुल्हन बनी हुई हो, लाल जोड़ा पहने हो, तुम्हारे चेहरे पे घूंघट है, और मैं घूंघट को ऐसे उठाता हूं और यूं तुमको बाहों में ले लेता हूं। लीजिए माँ जी, ये आप बाद में पढ़ते रहिए, पहले दवाई खाइए। लीजिए। कैसा महसूस कर रही हैं? बेटे, अच्छा लग रहा है मुझे, तबीयत भी मेरी ठीक है, पर बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट क्यों हो रही है माँ जी? पता नहीं बेटे, एक चिंता मुझे हमेशा लगी रहती है। हमारे घर में शांति का माहौल तो है नहीं, हमेशा मन में एक खटका लगा रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। माँ जी, इस तरह की चिंताएं हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये चिंताएं हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटे। मैं देखता हूं। जी कहिए। ये प्रगति का ही घर है ना? जी हाँ। मैं गायत्री हूँ, अजीत का नाम आपने सुना होगा। जी सुना है। मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मेरा नाम विकास है और मैं प्रगति का भाई।
आइए माँ जी, अंदर आइए। माँ जी, ये अजीत साहब की माँ है और ये प्रगति की माँ जी। धन्यवाद हमारे, आप जैसी अन्नपूर्णा हमारे घर में पधारी। बैठिए ना आप। बैठे माँ जी। मैं दरअसल बहुत दिनों से आप लोगों से मिलना चाह रही थी, आज मौका मिला तो सोचा भेंट करती चलूं। बहुत अच्छा किया आपने। मैं आप लोगों को अपने घर दावत देने के लिए आई हूँ। दावत? किस चीज की? जब से मेरे बेटे ने प्रगति को देखा है ना, उसकी तो जिंदगी ही बदल गई है। दिन रात उसी की बातें, प्रगति ऐसी है, प्रगति वैसी है, मुंह नहीं थकता उसकी तारीफ करते हुए। अच्छा। मैंने सोचा यूं ही तारीफ कर रहा होगा। तब तक मैं प्रगति से मिली नहीं थी ना, पर जब मैंने उसे देखा तब मुझे समझ में आया कि क्यों उसकी इतनी तारीफ करता है। दरअसल मेरा बेटा बहुत शर्मीला है, अपने मन की बात किसी से नहीं कहता सिवाय अपनी माँ के। इसलिए मैंने ही उससे कहा था कि आप सब लोगों को दावत पे बुलाए, और पता नहीं उसने प्रगति को इस बारे में बताया भी या नहीं। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद आकर आप लोगों को घर पे दावत पे बुलाऊं, इसी बहाने आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा और मैं घर भी देख लूंगी। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। अब ये बताइए, आप चाय लेंगी या ठंडा? न चाय न ठंडा, आप तो मेरा बस इनविटेशन स्वीकार कीजिए और ये बताइए कि आप लोग घर कब आ रहे हैं। देखिए, प्रगति तो यहाँ है नहीं, जब वो आ जाएगी तब मैं उससे पूछ कर बताऊंगी। भाई आना तो आपको है, आप डिसाइड कीजिए, बाकी सब लोग भी आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है। दरअसल प्रगति अपने काम में इतनी ज्यादा खोई होती है कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं होता। अब ये तो वही बता सकेगी कि वो कब वक्त निकालती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अजीत भी अपने काम में इतना खोया रहता है कि उसे भी वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आना तो आप लोगों को जरूर है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। ठीक है, अब चलती हूँ। अरे, बगैर खाए पिए? कैसी बात कर रही है, फिर कब आप लोग जरूर आइएगा। नमस्ते। माँ जी, मैं इनको नीचे तक छोड़ के आता हूँ। हाँ बेटा। आइए माँ जी। बेटे, अजीत की माँ जो कुछ भी कह रही थी वो तुमने सुना? जी माँ जी, सुना। बेटे, इन सब बातों से तो ऐसा ही लगता है कि प्रगति और राजेश के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे भी ऐसा ही लगता है माँ जी। बेटे, जिस ढंग से वो अपने विचार रख रही थी उससे तो साफ जाहिर होता है कि अजीत के मन में प्रगति के लिए कुछ और है, और यही बात उसने अपनी माँ से कही। माँ जी, ये ठीक बात तो नहीं है ना। देखिए, अजीत और प्रगति एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर अजीत के मन में प्रगति से शादी करने का ख्याल आया है तो जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से तो इनकार ही होगा। ऐसा होने पर हो सकता है कि अजीत और उसकी मां का दिल टूट जाए। माँ जी, ये भी तो हो सकता है कि प्रगति और अजीत के ताल्लुकात पर भी इसका बुरा असर पड़े। हाँ बेटे, उन लोगों की तरफ से कोई बात हो इससे पहले हमें राजेश और प्रगति के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। माँ जी, मेरे ख्याल से ये बात हमें उन्हें बहुत जल्द बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उन्हें सच्चाई नहीं बताई तो हो सकता है कि वो लोग बाद में इस बात का बुरा भी मान जाए। हाँ बेटे, उन लोगों की तरफ से कोई बात हो इससे पहले हमें राजेश और प्रगति के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। बेटे, प्रगति को अपनी जिंदगी का कोई ना कोई फैसला तो करना ही चाहिए। माँ जी, प्रगति अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला करना ही नहीं चाहती है। अब ये बात हम लोग उससे कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन हर बार उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है। नहीं बेटे, नहीं। अब मैं प्रगति से बात करूंगी और उसे अपनी जिंदगी का कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द करना पड़ेगा। माँ, एक बात बताओ, तुम इस संसार की पहली माँ हो जो अपने बेटे के दिल की बात
बिना सुने समझ लेती हो। बेटे, दुनिया की हर माँ अपने बेटे के दिल की बात समझ लेती है, पर मैं भी तो सुनूं। मैंने कौन सी बात तेरे बिना कहे समझ ली? प्रगति के घर जाने की बात माँ, मैंने उसे घर आने की दावत भी दी थी, उसने हाँ भी कर दिया था, लेकिन वो आई नहीं। ओहो, किसी को रास्ते पे बुलाया जाता है क्या? घर जाना पड़ता है बुलाने के लिए। लोग मान सम्मान के भूखे होते हैं। अच्छा, माँ तुम्हें क्या लगता है प्रगति हमारे घर आएगी? ना आने की मुझे कोई वजह तो नजर नहीं आती। माँ सच पूछो तो मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। खाना पीना होगा, उसके बाद मैं जाऊंगी खुद प्रगति के घर। लेकिन माँ ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अरे बेटे, चंद दिनों की तो बात है, और फिर अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो जिंदगी भर का साथ हो जाएगा। माँ एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मैं प्रगति को बहुत पसंद करता हूँ। तुमने प्रगति को भी देखा है और उसके घर वालों को भी। वैसे माँ तुम्हें मेरी पसंद कैसी लगी? सच कहूं, मुझे तेरी पसंद बहुत पसंद है। प्रगति जैसी लड़की मिलना मुश्किल ही नहीं, आजकल के जमाने में नामुमकिन है। लेकिन माँ तुम्हें यकीन है कि उसके घर वाले इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे? अरे कैसी बातें कर रहा है तू? अगर प्रगति हजारों में एक है तो मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। तू फिक्र मत कर, मैं खुद मिलूंगी प्रगति से और उससे कहूंगी कि मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सच माँ? हाँ। Oh माँ, you're great, you're great, you're the greatest mom in this world. माँ, अगर अजीत की माँ की बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? बेटे, उन्होंने ये बात साफ साफ नहीं बल्कि इशारों में कही थी। अच्छी बात नहीं है। मैं उसे दोस्त मानती हूँ और उसने न जाने क्या मतलब निकाल दिया। तुम तो जानती हो मेरी कोई भी बात तुमसे छुपी नहीं है। बेटे, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? मैं उनके घर चले जाऊंगी और जिस तरह उन्होंने इशारों इशारों में ये बात किया, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी कि भाई मैंने अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद कर रखा है। नहीं माँ, इस वक्त उसके घर पर जाकर ये सब कहना ठीक नहीं होगा। माँ, अजीत बहुत ही खुददार लड़का है। उसने मेरी बहुत मदद की है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, यहाँ तक कि आदर्श मानकर वो मेरी पूजा करता है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने मन में मेरे बारे में ऐसे ख्याल रखेगा। पर बेटे, इसमें बुरी बात क्या है? अरे भाई, ये तो समाज का दस्तूर है। अगर उसने तुम्हें पसंद किया तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं किया, और उन्होंने यदि शादी की बात की तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है बेटे। देखिए माँ जी, इस वक्त प्रगति जिस कश्मकश में घिरी हुई है, आप उसे समझ नहीं पा रही हैं। बेटा, मैं समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ, मगर इन सारी बातों का समाधान तभी तो होगा ना जब प्रगति राजेश से शादी कर लेगी। ये सारी बातें अपने आप खत्म हो जाएगी। माँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मुझे इस हाल में लाने वाले लोग जब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचते, मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं ले सकती। माँ, तुम क्या समझती हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती? माँ, हर लड़की की तरह मेरे भी अरमान हैं, लेकिन मेरे अरमान मेरे मकसद और प्रतिज्ञा की भेंट चढ़ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं राजेश को नहीं समझती, राजेश के जज्बात को नहीं समझती? उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया
वो नहीं समझती। हाँ, विनोद ठाकुर ने मेरी आत्मा पर जो दाग लगाए हैं, राजेश ने अपनी महानता से वो सारे दाग मिटा दिए। उसके दिल में मेरे लिए जो प्यार है वो दीवानगी की हद तक है। वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे प्यार में ही गुजार सकता है। माँ, तुम जानती हो मुझे क्या कहता है? वो मुझे गंगा कहता है। वो कहता है कि गंगा जिस चीज को छू लेती है वो चीज पवित्र हो जाती है। और अगर वो मुझे गंगा मानता है तो मैं उसे सागर मानती हूँ। और गंगा को सागर से एक ना एक दिन मिलना ही है। लेकिन हरिद्वार से कलकत्ता का सफर उसे अकेले ही काटना पड़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि प्रगति की आखिरी मंजिल सिर्फ राजेश है, सिर्फ राजेश। अरे बानो, इन लोगों को मुद्दा मीठा करवाओ। अजी रहने दीजिए बहन जी, और कितनी खिदमत करेंगी, बस शुक्रिया। अनवर मियाँ ले लो। अजी रहने दीजिए मौलवी साहब। देखिए रशीद भाई, बात ऐसी है कि हमारे जावेद मियाँ दुबई में काम करते हैं। एक अमेरिकन कंपनी में अकाउंटेंट हैं। अल्लाह के फजलो करम से 20,000 रुपया महीना कमाते हैं। हमें इनके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश थी, मगर आप तो जानते हैं आजकल अच्छे रिश्ते मिलना कितना मुश्किल है। वो तो मौलवी साहब ने आपके बारे में जिक्र किया था, वरना हम तो आपको जानते भी नहीं थे। मगर हम मौलवी साहब की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। अनवर साहब, हम जैसे भी हैं आप देख ही रहे हैं। जी अजी, अब देखना क्या अनवर मियाँ, माशाल्लाह इज्जतदार लोग हैं ये। लड़की को पढ़ाया लिखाया, इनकी लड़की तो डिजाइनर का काम करती है। अनवर मियाँ, लड़की ने दीन की तालीम भी हासिल कर रखी है। अच्छा, अब रह गई बात लड़की को देखने की, वो भी आ जाएगी आपके सामने। अजी मौलवी साहब, ये देखना दिखाना तो बस एक रस्म है। हम सूरत नहीं, सीरत देखने वाले लोगों में से हैं। अनवर मियाँ, सीरत की जमानत तो हम देते हैं आपको। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अनवर मियाँ, एक बात और है, ये लोग अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन जहेज वगैरह। अजी मौलवी साहब, लानत भेजिए जहेज पर। मौलवी साहब, आप तो हम लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। हमें जहेज वगैरह नहीं चाहिए। मगर हाँ, जावेद मियाँ 1 महीने की छुट्टी पर घर आए हैं और हम चाहते हैं इनके दुबई जाने के पहले ही शादी हो जाए। लेकिन अनवर भाई, इतनी जल्दी? अजी रशीद मियाँ, करना ही क्या है, बस मस्जिद में जाकर निकाह ही तो पढ़वाना है। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। हाँ? आओ बेटी आओ। अनवर भाई, ये है मेरी बच्ची समा। अब मैं इसकी तारीफ क्या करूं, आपके सामने। जीती रहो बेटी। रशीद भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये देखना दिखाना बस एक रस्म है। हमें आपकी बच्ची पसंद है। क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? हाँ रशीद मियाँ, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। लाखों में एक है बच्ची। अरे जावेद मियाँ से भी तो पूछो। लो, जावेद मियाँ माँ बाप के आगे कुछ कहेंगे, आप खुद ही पूछ लीजिए ना। क्यों जावेद मियाँ, आपको ये रिश्ता पसंद है? जी अब
बस, तो हमारी ओर से ये बात बिल्कुल पक्की हो गई। अब आप लोग क्या कहते हैं, इसका इंतजार रहेगा हमें। अरे भाई, अब इंतजार कैसे अनवर मियाँ? रशीद मियाँ से तो हमारी पहले ही बात हो चुकी है इस सिलसिले में। इनके हाँ कहने पर ही तो हम लाए थे आप लोगों को यहाँ। बस अब आप फौरन निकाह की बात पक्की कर लें। मौलवी साहब, वो हम आपको 1-2 दिन के अंदर बता देंगे। हाँ। वो क्या है कि अपने रिश्तेदारों से मशवरा करके। हाँ। जी बेहतर है। फरीदा, सबक को अंदर ले जाओ। अच्छा, तो हम लोग भी चलते हैं। ठीक है अनवर साहब, आपने मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर करके बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। अरे रशीद मियाँ, इसमें एहसान की क्या बात है, हैं? अच्छा, तो अनवर मियाँ आप चलिए, हम आते हैं। जी बहुत अच्छा, चलो बेटे। रशीद मियाँ, अल्लाह का करम समझो, ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। मौलवी साहब, हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें? आज ये शुक्रिया वुक्रिया छोड़िए, बस फौरन निकाह की तैयारी कीजिए। लड़का सिर्फ 1 महीने के लिए है यहाँ पर। मौलवी साहब, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बानो, आज मुझे एहसास हुआ कि बेटी का बाप बनना कितना मुश्किल है। सबा के अब्बा, हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। सचमुच सबा, तू बहुत किस्मत वाली है। तुझे लड़का पसंद आया? क्या हुआ? देख, तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। खुशी पर हमारा इख्तियार थोड़ा है फूफी। तो क्या? नहीं फूफी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देख सबा, ये घर पहले से बिखरा हुआ है। माजी में जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए ये रिश्ता अल्लाह की इनायत है हम पर। बेटी, ऐसा कोई काम मत करना जिससे ये घर फिर से बिखर जाए। अगर एक बार ये घर बिखर गया तो फिर नहीं बसेगा कभी, कभी नहीं। देखो राम प्रसाद, मैं ये मेडिसिन लिख के तो दे रहा हूं, लेकिन अगर तुमने पीना नहीं छोड़ा तो ये मेडिसिन काम नहीं करेंगी। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये दिन में 2 बार रेगुलर लेना। डॉक्टर अंकल। अरे सैफ मियां, आप अकेले आए हैं? आप? हाँ, मगर आज मैं किसी की गाड़ी से नहीं टकराया। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप चॉकलेट खाने आए हैं? नहीं, मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। मिठाई? पर किस बात के लिए? आप पहले खाए फिर बताता हूँ। ये लीजिए। लीजिए सैफ मियां, हमने मिठाई खा ली। अब ये बताइए कि ये किस खुशी में है? अब्बी की शादी पक्की हो गई। हाँ, आज लड़के वाले अब्बी को देखने आए। सब लोगों को अब्बी बहुत पसंद आई। अब नाम नहीं पूछोगे? हाँ बेटा, क्या नाम है? जावली। अच्छा नाम है। है ना खुशी की बात? हाँ, बहुत खुशी की बात है। हाँ, आज लड़के वाले अब्बी को देखने आए। सब लोगों को अब्बी बहुत पसंद आई। अब नाम नहीं पूछोगे? हाँ बेटा, क्या नाम है? अच्छा नाम है। है। अच्छा नाम है।
हाँ बेटा, है खुशी की बात। लाए मेरा चॉकलेट। नर्स, सैफ मियाँ को चॉकलेट दो और इसे घर छोड़कर आओ। अरे जफर भाई, आप आइए आइए, बैठिए ना। और ये बताइए कि अचानक कैसे आना हुआ? प्रगति, मैं थोड़ा परेशान था और इस वजह से मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मुझसे मदद? ये क्या कह रहे हैं आप? बात ही कुछ ऐसी है। तो साफ साफ बताइए, बात क्या है? दरअसल मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, पर उसके माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। क्या मैं जान सकती हूँ उस लड़की का क्या नाम है? प्रगति, उसका नाम सबा है। सबा? आप सबा से प्यार करते हैं? हाँ, मैं सबा से प्यार करता हूँ। और सबा, क्या सबा आपसे प्यार करती है? शायद। शायद से क्या मतलब है आपका? दरअसल हमारी बहुत कम मुलाकातें हुई। आप कब और कैसे मिले? सबा का छोटा भाई मेरी गाड़ी से टकरा गया था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया और वहीं सबा से मुलाकात हुई। और दोबारा मुलाकात कहाँ हुई? हॉस्पिटल में। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि सबा कौन है? मेरा मतलब है कि उसके माँ बाप कौन है, वो कहाँ रहती है? हाँ, मैं उनके अब्बू को अच्छी तरह से जानता हूँ।